ओके जी, लास्ट टाइम हमने देखा था ट्रांजैक्शन कैसे प्रोसेस होती है और डाटा कैसे राइट होता है, चेक पॉइंट्स, देन एससीएन नंबर्स और लॉग स्विचेस, ये सारी डिटेल्स हमने देख ली थी। आज हम इस चैप्टर को गो थ्रू करते हैं, जो चीज़ें रह गई हैं वो कवर करते हैं और फिर इंस्टॉलेशन पे आ जाते हैं जी। अच्छा, ये अब स्ट्रक्चर समझ गया, आपको देख के आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि आपका एक डेटाबेस सर्वर पे इंस्टेंस है जो कि SGA प्लस बैकग्राउंड प्रोसेस से मिलकर बना है और हार्ड डिस्क के ऊपर आपकी कुछ फाइल्स हैं जो कि कलेक्टिवली डेटाबेस कहलाती हैं। फिर यूज़र प्रोसेस है और यूज़र प्रोसेस के अगेंस्ट सर्वर प्रोसेस है। सर्वर प्रोसेस जो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है उसको PGA कहा जाता है, प्राइवेट ग्लोबल एरिया या प्रोसेस ग्लोबल एरिया भी कहते हैं। अच्छा, आपके जो डेटाबेस सर्वर्स होते हैं वो आपके दो तरह की कन्फिग्रेशन में हो सकते हैं। एक तो नॉन क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट होती हैं। नॉन क्लस्टर्ड में ये होता है कि आपका एक सिंगल DB सर्वर है और उसी पे आपकी एप्लीकेशन या डाटा डिप्लॉय हुआ है। तो अगर आपका वो सिंगल सर्वर किसी वजह से बैठ जाए, किसी वजह से उस पर आउटेज आ जाए, कोई डिस्क फेलियर हो जाए, कोई OS पे एरर आ जाए, तो क्या होगा, अनअवेलेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, आपका सिस्टम अनअवेलेबल हो जाएगा। लेट्स से आपका एक DB सर्वर है और उसके ऊपर आपका सारा डाटा आपका स्टोर्ड है और आपकी एप्लीकेशन किसी और मशीन के ऊपर है, वो डाटाबेस सर्वर से कनेक्ट हो रही है। तो अगर डाटाबेस सर्वर डाउन हो तो एप्लीकेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, एप्लीकेशन अनअवेलेबल हो जाएगी, आउटेज होगी यूजर के लिए। तो दिस इज कॉल्ड के आपका जो DB सर्वर है वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो सिंगल कोशिश ये होती है कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में या इंटरप्राइज इन्वायरमेंट में कोई चीज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेटवर्क, हम मल्टीपल नेटवर्क कार्ड्स लगाते हैं सिस्टम के ऊपर कि अगर एक नेटवर्क कार्ड किसी वजह से फेल हो जाए तो आपके पास बैकअप नेटवर्क कार्ड्स हों। दैट स्टोरेज लेवल पे देखा जाए तो आप रेड इंप्लीमेंट करते हैं। रेड क्या होता है किसी को आइडिया क्या होता है? रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर DBS के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको पता, इस चीज का पता हो उनको। हाँ, रेड होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क्स। क्योंकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की बात हो रही है तो मैं हर लेवल पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने नेटवर्क के ऊपर किया, आप नेटवर्क स्विच मल्टीपल रख सकते हैं कि एक नेटवर्क स्विच बैठ जाए तो आपके पास दूसरा नेटवर्क स्विच हो। सिस्टम लेवल पे मल्टीपल नेटवर्क कार्ड रख सकते हैं कि अगर एक नेटवर्क कार्ड फेल हो जाए तो दूसरा नेटवर्क कार्ड अवेलेबल हो। सिस्टम लेवल पे मल्टीपल CPUs रख सकते हैं कि एक CPU फेल हो जाए तो मल्टीपल CPUs आपके पास अवेलेबल हो। मल्टीपल पावर सप्लाईज रखी जा सकती हैं, मल्टीपल आपके मेमोरी कंट्रोलर्स रखे जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो कि आप मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं या उनकी मल्टीपल उसके कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। उसकी डिस्क लेवल पे अगर आप देखा जाए तो आप रेड लगाते हैं। लेट्स से अगर एक डिस्क है आपके पास, एक सिस्टम में एक डिस्क लगी हुई है, उस पर कोई रेड नहीं इंप्लीमेंटेड, तो इस डिस्क के ऊपर आपका सारा डाटा है, तो ये भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। ये डिस्क किसी वक्त भी क्रैश कर जाएगी। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल है, हर चीज की एक लाइफ होती है। ठीक है, तो ये डिस्क अगर क्रैश होगी तो आपका सारा डाटा क्या, तो होता क्या है कि आप डेटाबेस किसी भी एक्चुअली एंटरप्राइज सर्वर्स के ऊपर हमेशा आप क्या करते हैं कि मल्टीपल डिस्क लगाते हैं और उन डिस्क के ऊपर आप रेड इंप्लीमेंट कर दें। ठीक है, ये है जी रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। ठीक है, अब रेड के लेवल्स हैं, रेड 0 से स्टार्ट होता है और अप टू रेड 9 जाता है। ठीक है, रेड 0 का मतलब है स्ट्राइपिंग। ठीक है, रेड 1 इंप्लीमेंट करेंगे तो मिरर करेगा, यानी कि लेट से आपने इन दो डिस्क को मिला के आपने रेड 1 इंप्लीमेंट कर दिया तो ये मिररिंग करेगा। यानी कि आपको टोटल डिस्क, अगर आपके पास 100 GB की दो डिस्कें हैं तो एक्चुअली आपको जो स्पेस मिलेगी वो 100 GB मिलेगी, 100 GB मिरर हो रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से रेड 5 है, वो क्या करता है, मिरर भी करता है और स्ट्राइप भी करता है, ये दोनों काम करता है। लेकिन एक्चुअली वो स्ट्राइपिंग जो कर रहा होता है ना वो पैरिटी के थ्रू कर रहा होता है। तो DB सर्वर्स के ऊपर रेड 5 रिकमेंडेड नहीं है, परफॉर्मेंस इश्यूज इसकी वजह से बहुत सारे क्रिएट होते हैं क्योंकि राइट स्लो हो जाती है आपकी। ठीक है, तो या तो रेड 1 होना चाहिए या रेड 1+0 होना चाहिए या 0+1 होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई रेड होना चाहिए। रेड 5 नॉर्मली आपके OLTP इन्वायरमेंट्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है, ये आपने याद रखना है। आगे चल के इसको जब डिस्कशन होगी परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको देखेंगे। अभी हम रिडंडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि आपने क्या क्या चीजें रिडंडेंट रख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, आपने लेट से हर सर्वर लेवल पे तो हर चीज रिडंडेंट रख ली, लेकिन अगर आपकी पूरी मशीन ही किसी वजह से OS ही क्रैश कर गया तो आपका डेटा अनअवेलेबल हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप डेटाबेस को क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट में कन्फिगर कर लेते हैं। क्लस्टर का आइडिया है आपको? क्लस्टर क्या होता है? क्यों जी, व्हाट इज अ क्लस्टर? नो आइडिया? एक से ज्यादा मशीनें मिलकर साथ प्रोसेस। हाँ, एक से ज्यादा मशीनें मिलके आपका कोई एक ही आपको कोई फैसिलिटी दे रही होती है, एक ही कोई सर्विस दे रही होती है। ठीक है, लेट्स से क्लस्टर जो है, आपका क्लस्टर मल्टीपल लेवल्स पे हो सकता है। आपका हार्डवेयर क्लस्टर हो सकता है, हार्डवेयर लेवल पे आप क्लस्टरिंग कर दें, आप OS लेवल पे क्लस्टरिंग कर दें, आप एप्लीकेशन लेवल पे क्लस्टरिंग कर दें।
ठीक है, हार्डवेयर लेवल क्लस्टरिंग है, ओएस क्लस्टर है, एप्लीकेशन लेवल क्लस्टरिंग है। ओएस क्लस्टर में क्या होता है कि आपकी एक मशीन है, आपने एक और मशीन साथ लगाई और इन दोनों को मिला के आपने एक क्लस्टर बना दिया। अगर एक मशीन डाउन होगी तो दूसरी मशीन चल रही है, यूजर्स को पता नहीं चलेगा, यूजर्स कनेक्टेड हैं इनमें से किसी भी मशीन के साथ, ठीक है, वो कोई भी एक पर्टिकुलर सर्विस ले रहे हैं इन मशीन से, तो एक मशीन डाउन होगी तो दूसरी टेक ओवर कर लेगी, तो वो यूजर्स के लिए ये चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी, ठीक है। ये ओएस लेवल क्लस्टर है। अच्छा, ओरेकल का जो क्लस्टर है, अब हम ओएस क्लस्टर की बात नहीं कर रहे, हम क्योंकि ओरेकल को स्टडी कर रहे हैं, तो ओरेकल का जो क्लस्टर है वो आपका एप्लीकेशन लेवल का क्लस्टर, क्योंकि ओरेकल एक एप्लीकेशन है, डेटाबेस की एप्लीकेशन है ना, तो ओरेकल का जो आपका क्लस्टर है वो एप्लीकेशन लेवल क्लस्टर है। ओरेकल इसको एक नाम देता है रैक, रियल एप्लीकेशन क्लस्टर। ओरेकल ने इसको एक नाम दे दिया हुआ है कि हमारे ओरेकल कहता है कि उसका जो क्लस्टर है वो रैक कहलाता है, रियल एप्लीकेशन क्लस्टर, उसने एक नाम दे दिया उसको। रियल एप्लीकेशन क्लस्टर में क्या होता है, आपके पास एक मशीन है, आप एक और मशीन साथ ले लें और एक शेयर्ड स्टोरेज लें, दोनों मशीन के साथ वो स्टोरेज कनेक्ट करते हैं। आपने एक डेटाबेस बनाई लेट से जी बिलिंग के नाम से, जिसमें आपका बहुत सारा डाटा है, तो बिलिंग की डेटाबेस के इंस्टेंसेस इन दोनों मशीन्स पे रन हो रहे होंगे, डेटाबेस फाइल इस शेयर्ड स्टोरेज पे होंगी, आपके यूजर्स इस क्लस्टर से कनेक्ट हो रहे होंगे। अगर एक मशीन डाउन भी हो जाती है तो आपका डाटा अनअवेलेबल नहीं होगा, आपकी एप्लीकेशन को आउटेज नहीं आएगी, आपकी एप्लीकेशन डाउन नहीं होगी। एक होगा या दो इंस्टेंस होंगे, ठीक है, हर मशीन पे एक इंस्टेंस होगा, लेकिन डेटाबेस एक ही होगा। जो सेट ऑफ फाइल्स जिनको हम कहते हैं ना, डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, वो एक ही होंगी, लेकिन वो एक ऐसी स्टोरेज पे पड़ी होंगी जिसको दोनों मशीन एक्सेस कर रही होंगी या दो से ज्यादा मशीन एक्सेस कर रही होंगी, ठीक है। तो ये आपका दिस इज कॉल्ड रियल एप्लीकेशन क्लस्टर। ये आगे चल के जब हम एडवांस फीचर्स कुछ देखेंगे ना, तो उस वक्त मैं आपको काफी सारी चीजें इसकी बता दूंगा। हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये अलग से इसका पूरा कोर्स है, लेकिन ये है कि जितना हम मैक्सिमम कवर कर सके उसमें आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखें क्लस्टर डेटाबेस में अगर आप देखें तो आपके पास 3 सेपरेट फिजिकल मशीन्स हैं या सर्वर्स हैं और एक स्टोरेज है जो इन तीनों मशीन्स के साथ कनेक्टेड है, और आपकी तीनों मशीन्स के ऊपर एक एक इंस्टेंस है एक डेटाबेस का। डेटाबेस का कुछ भी नाम है, उसके 3 इंस्टेंसेज हैं, ठीक है। तो ये आपके क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट में आपके 3 सर्वर्स हैं, 3 इंस्टेंसेज हैं जो एक एक डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। आपके जो यूजर्स कनेक्ट हो रहे होंगे, कुछ यूजर इंस्टेंस 1 से कनेक्ट हो रहे होंगे, कुछ यूजर इंस्टेंस 2 से, कुछ यूजर इंस्टेंस 3 से। दैट्स इंस्टेंस 3 अगर डाउन हो जाता है, ये मशीन 3 डाउन हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएंगे सर्वाइविंग नोड्स के ऊपर। इनको नोड्स कहा जाता है क्लस्टर में, दीज आर कॉल्ड नोड्स। ये नोड है, नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 3 है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड नोड्स। हाँ देखिए, ये आपके ये सर्वर्स है ना, ये फिजिकल सर्वर्स हैं आपके, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी आप एक नॉर्मल मशीन लें, उसके ऊपर क्लस्टर बना लो, मतलब आप 2 नॉर्मल मशीन्स लें, और यहाँ पे बल्कि अगर हमने आपको कभी वो आपके शायद पता नहीं आपके इस कोर्स में शामिल है कि नहीं, अगर आपका वो क्लस्टर का शामिल हुआ तो हम यहाँ पे 3 वो मशीन्स रखेंगे। एक मशीन को मैं स्टोरेज बनाऊंगा, 2 पे मैं नोड बनाऊंगा, और उसके ऊपर मैं आपको 11G का क्लस्टर डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। तो क्योंकि वो काफ़ी कम्प्लेक्स है क्लस्टर डिप्लॉयमेंट ना, उसके रिक्वायरमेंट, उसके प्री रिक्विजिट्स, उसकी कन्फिग्रेशन, वो सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आप किसी भी मशीन के ऊपर कर सकते हैं क्लस्टरिंग इंप्लीमेंट। आपके नॉर्मल क्लस्टरिंग का फायदा ये होता है ना कि आपके मतलब कमोडिटी सर्वर्स जो नॉर्मल सर्वर्स हैं उनके ऊपर आप क्लस्टरिंग कर लें, तो आपकी वो जो स्केलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको एक ही सर्वर के ऊपर मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीपीयू इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीपल मशीन्स लगा के उसकी स्केलेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। नहीं, देखें ओएस सेम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हार्डवेयर सेम होना जरूरी नहीं है। एक पे 4 GB मेमोरी है, दूसरे पे 8 GB मेमोरी है, डजंट मैटर, लेकिन ओएस का रिलीज सेम होनी चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, रन टाइम पे मशीन ऐड कर लें, मशीन को मूव कर लें, जो मर्जी कर लें। तो ये बहुत मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। ये जो आप जो रिलीज पढ़ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा ओरेकल ने ना एनहांसमेंट्स की हैं क्लस्टरिंग में खास तौर पे, तो वो बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर, वो डेफिनेटली जब नहीं, रेड जो है वो उसका डेटाबेस से ताल्लुक नहीं है कोई। रेड तो आपके स्टोरेज की सोल्यूशन है ना, रेड का तो किसी डेटाबेस या एप्लीकेशन या किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। रेड का मतलब है आप एक डिस्क फेलियर को टॉलरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अगर एक डिस्क फेल हो जाए तो आपका पूरा सिस्टम ही ना बैठ जाए, तो डिस्क फेलियर से बचने के लिए आप रेड लगाते हैं। उस रेड के ऊपर आप डेटाबेस की फाइल रख लें या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, डजंट मैटर। रेड जो है किसी भी सिस्टम के ऊपर, चाहे एक डेटाबेस सर्वर है, चाहे एक एप्लीकेशन सर्वर है, चाहे कोई एक वेब सर्वर है, उन सब के ऊपर जो डिस्कें होंगी उनके ऊपर आप रेड लगाएंगे, ठीक है। रेड स्टोरेज को कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचने के लिए, एक डिस्क फेल होने से आपका डाटा ही ना लॉस हो। क्लस्टर आपकी एक मशीन फेलियर के लिए, एक पूरी मशीन ही फेल हो जाए, एक पूरी मशीन ही बैठ जाए तो आपका डेटाबेस अनअवेलेबल ना हो जाए, पूरे एक सर्वर के फेलियर के लिए।
देन इसी तरीके से एक और है डाटा गार्ड, वो एक पूरे साइट के फेलियर के लिए, जैसे आपका ये पूरा एक साइट है, आपका डाटा सेंटर है, ये पूरी साइट ही कोलैप्स कर जाए तो तब भी आपका डाटा अवेलेबल है, आपकी एप्लीकेशन अवेलेबल है, उसके लिए फिर डाटा गार्ड होता है, वो फेल होता है, उसको कहते हैं डिजास्टर रिकवरी। ओके जी, देन जी कनेक्टिंग टू अ डेटाबेस, कनेक्टिंग टू डेटाबेस में आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं डेटाबेस के साथ, तो फिर आपका एक सेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। यूजर प्रोसेस और सर्वर प्रोसेस हमने देखा था कि यूजर प्रोसेस यूजर मशीन पे इन्वोक होता है, जब वो डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट होता है तो डेटाबेस सर्वर पे उसके लिए एक सर्वर प्रोसेस क्रिएट कर दिया जाता है, और दैट इज कॉल्ड का यूजर का एक सेशन इस्टेब्लिश हो गया हुआ है, और हर यूजर की सेशन की एक सेशन आईडी होती है, जिसे हम उस यूजर के सेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डीपीएस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से यूजर इस वक्त डेटाबेस से कनेक्टेड हैं, वो क्या कर रहे हैं, कौन सी क्यूरी चला रहे हैं, एंड बहुत सारी चीजें उसकी बैकएंड पे मॉनिटर कर सकते हैं। देन है जी एसजीए की फर्दर डिटेल्स हमने देख ली थी, शेड पूल हमने देख लिया हुआ है, डेटाबेस बफर कैशे और रीड टू लॉग बफर, ये 3 एरियाज हम देख चुके हुए, ठीक है। लार्ज पूल आपका यूज होता है जी, शेड पूल आपको पता है क्यूरीज के एग्जीक्यूशन प्लान के लिए यूज होता है, डेटाबेस बफर कैशे आपकी मोस्ट रिसेंटली यूज डाटा ब्लॉक्स के लिए यूज होती है, और लॉग बफर आपके डेटाबेस में जितनी भी चेंजेस होती है वो इसमें कैप्चर की जाती है, वो लास्ट टाइम हमने कवर किया था डिटेल से। लार्ज पूल, जावा पूल और स्ट्रीम्स पूल, ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ये ऑप्शनल कंपोनेंट्स हैं, बल्कि ये जो इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स हैं डाटा आपके एसजीए के अंदर वो ऑप्शनल कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इनमें से लार्ज पूल और जावा पूल आपको कॉन्फ़िगर कर लेने चाहिए, हाईली रिकमेंडेड है, और बाकी ये जो की बफर पूल और रिसाइकल बफर पूल और एन के बफर कैशे ये एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कॉन्फ़िगर करते हैं, लेकिन इनको हम डिटेल से अभी इस लेवल पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो आगे इस पे चैप्टर्स हैं जिसके ऊपर हम, बल्कि ये नेक्स्ट बुक के अंदर है, ये कीप, रिसाइकल और एन के कैशियस, तो ये उस वक्त डिस्कस करेंगे। अभी हम लार्ज पूल और जावा पूल और स्ट्रीम्स पूल को डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये पोर्शन कंप्लीट हो जाए। लार्ज पूल, अच्छा, डेटाबेस में बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिसको डेडिकेटेड अलग से मेमोरी चाहिए होती है, उनमें से एक ऑपरेशन है बैकअप एंड रिकवरी। जब आप बैकअप एंड रिकवरी करते हैं तो ओरेकल जब बैकअप लेयर होता है आपके डेटाबेस का, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो रखता है, वो एसजीए के अंदर, वो लार्ज पूल के अंदर रखता है वो इन्फॉर्मेशन, वो आगे देखेंगे जब आप बैकअप एंड रिकवरी पढ़ेंगे तो क्या इन्फॉर्मेशन रखता है, लेकिन अभी आप यही रखें कि बैकअप एंड रिकवरी जब आप करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लार्ज पूल के अंदर एसजीए में रखी जाती है। अगर लार्ज पूल नहीं कन्फिगर हुआ तो फिर वो शेयर्ड पूल में रखना शुरू कर देगा, जब शेयर्ड पूल आपके बैकअप एंड रिकवरी के ऑपरेशंस के लिए यूज होना शुरू हो जाएगा तो फिर आपकी क्यूरीज के एग्जीक्यूशन प्लान के लिए शेयर्ड पूल में कम जगह बचेगी, परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे, इसलिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप लार्ज पूल कॉन्फ़िगर करें। अच्छा, इसके अलावा लार्ज पूल यूज होता है आपके मल्टीपल आईओ प्रोसेसेस आप जब इन्वोक करते हैं, जिसको पैरेललिज्म भी कहते हैं, आप पैरेलल में कोई क्यूरी चलाते हैं। पैरेलल क्या होता है, आपके बाय डिफॉल्ट आपका एक यूजर कनेक्टेड है आपके एक डेटाबेस के साथ, तो उसके लिए कितने सर्वर प्रोसेसेस होंगे, उसके लिए एक ही सर्वर प्रोसेस होगा। आप लेकिन यूजर चाहता है कि मेरी ये जो क्यूरी है उसके अगेंस्ट उसके लिए 4 सर्वर प्रोसेसेस इन्वोक हो, तो यूजर ये कर सकता है, डीबीए कंट्रोल कर सकता है, लेकिन यूजर प्रोसेसेस इन्वोक कर सकता है जितने वो चाहे, लेकिन लिमिट लगाई जा सकती है डेटाबेस के ऊपर। लेट्स से इस यूजर ने क्यूरी में रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए 4 सर्वर प्रोसेसेस बनाए जाए, तो ओरेकल क्या करेगा, उसके लिए 4 सर्वर प्रोसेसेस बनाएगा, S1 S से लेकर S4 तक। लेट्स से तो क्या होगा, ये 4 सर्वर प्रोसेसेस में उसका काम डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये हो सकता है एक टेबल से डाटा लेके आए, दूसरा प्रोसेस दूसरे टेबल से डाटा लेके आए, तीसरा प्रोसेस तीसरे टेबल से लेके आए, चौथा प्रोसेस चौथे टेबल में से लेके आए, या ये हो सकता है ये चारों प्रोसेस एक ही टेबल में से डाटा लेके आए और आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो काम क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। पैरेललिज्म, दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म। अब पैरेलल क्यूरी जब चलाते हैं तो वो प्रोसेसेस में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वर्क, और फिर वो सारे प्रोसेसेस मिलकर काम करते हैं और काम जल्दी हो जाता है। तो जब ये 4 प्रोसेसेस आपकी क्यूरी के अगेंस्ट या मल्टीपल प्रोसेसेस एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट तक एग्जीक्यूट हुए, तो ये आपस में मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, वो मैसेजेस लार्ज पूल के अंदर रखते हैं, और अगर लार्ज पूल ना कॉन्फ़िगर हो तो फिर वो शेयर पूल यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी हैं, वो भी आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से और सिनेरियो जब आपका लार्ज पूल कॉन्फ़िगर यूज होता है। हाँ जी, देखें, मैं जरूरी नहीं है कि हर दफा जल्दी हो, जरूरी नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस तरह का है और आपकी स्टोरेज किस तरह की है, आपका
स्टोरेज स्ट्रक्चर्स किस तरह के हैं, मीन्स के टेबल्स किस तरह के हैं और किस तरह की क्यूरीज हैं। कुछ क्यूरीज पैरेललिज्म से फायदा उठा सकती हैं, कुछ क्यूरीज नहीं उठा सकती। ठीक है, तो जब वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के ऊपर जाऊंगा ना तो थोड़ा डिटेल से बता दूंगा कि कौन कौन से काम, वैसे सारे काम पैरेलल किए जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आपके पैरेललिज्म आपने इन्वोक किया, पैरेललिज्म के थ्रू आपकी क्यूरी इंस्टेड के फास्ट चलने के वो स्लो चलना शुरू हो गया, ऐसा बहुत कम होता है। इस तरह होगा ना कि केस और सर्वर बहुत बिजी होता है। ठीक है, तो इसमें नहीं डिस्कस करेंगे, देख लेंगे वो क्या कौन से सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है, ओके जी। तो जावा पूल लार्ज पूल अभी आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा। तो जावा पूल आपके जो ओरेकल की डेटाबेस है उसकी बहुत सारी डेवलपमेंट जावा में हुई है, जावा की क्लासेस में हुई है। तो जब डेटाबेस स्टार्टअप होती है ना तो बहुत सारी जावा की क्लासेस लोड होती हैं और कंपाइल होती हैं, तो वो जावा पूल के अंदर जाके होती हैं। और इसके अलावा आप डेटाबेस के अंदर जो कोड लिख सकते हैं, वैसे ओरेकल जो ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ओरेकल की है वो है PL/SQL। ठीक है, आपने शायद काम किया होगा उसके ऊपर, PL/SQL प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर फ्लूइड लैंग्वेज, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स लगा सकते हैं, लूप्स लगा सकते हैं, इफ एल्स एनालिसिस, बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ओरेकल की। तो इसमें सारा आप प्रोसीजर, आप डेटाबेस के अंदर पैकेजेस, प्रोसीजर्स, फंक्शंस, ट्रिगर्स लिख सकते हैं, और वो आप लिखते हैं PL/SQL के अंदर। और वैसे किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ओरेकल आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये सारे पैकेजेस, प्रोसीजर्स बहुत सारे आप लिख लें जावा में, और वो डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर कर दें। तो जावा में प्रोसीजर्स लिखे हुए डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे तो वो जब लोड होंगे, कंपाइल होंगे, तो वो जावा पूल के अंदर। तो इसलिए जब आपने कोई ऐसी डेवलपमेंट की है जो डेटाबेस के अंदर है, वो जावा के प्रोसीजर फंक्शंस लिखे हुए, तो फिर आपको जावा पूल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। साइज क्या होगा वो डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, तो शेड पूल जी हमने देख लिया था। इज अ पोर्शन ऑफ एसजीए कंटेन्स लाइब्रेरी कैशे, डाटा डिक्शनरी कैशे, कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने छोड़ दिया था। हमने दो पोर्शन उसके पढ़े हैं, एक तो लाइब्रेरी कैशे और डाटा डिक्शनरी कैशे, बाकी दो कंपोनेंट्स फिलहाल छोड़ दिए हैं आगे के लिए हमने। आप कोर्स की बात कर रहे थे, जी, उसके बारे में बोल सकते जो कोड PL/SQL की बात करें, हाँ जी देखिए आप जो हैं। ना, जावा पूल के अंदर हाँ जावा पूल में आप जावा से रिलेटेड जितने भी आप ओरेकल की, एक तो बहुत सारी डेवलपमेंट जावा क्लासेस में हुई है। तो जब डेटाबेस आपकी ओरेकल की स्टार्ट होती है तो बहुत सारी जावा की क्लासेस लोड होती हैं और वो जाके कंपाइल होती है जावा पूल के अंदर। इसके अलावा आपने अपनी कोई डेवलपमेंट की हुई है जावा के अंदर और वो डेटाबेस के अंदर स्टोर की हुई है इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर, फंक्शन या पैकेज। ठीक है, आपने जावा की कोई अपनी डेवलपमेंट की हुई है, जावा के प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं आपने, वो डेटाबेस में स्टोर किए हुए हैं। वो जब आप प्रोसीजर्स कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो भी जावा पूल के अंदर जाके कंपाइल होंगे। ठीक है, उनको स्पेस चाहिए कंपाइल होने के लिए, वो जावा पूल में हो। तो ये जावा पूल इन केसेस में जावा पूल आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर शेयर पूल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, फिर परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे आपको। इसलिए ये मेमोरी स्ट्रक्चर्स आप कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके अलावा तो नहीं है कोई। ठीक है, तो शेयर पूल हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। डेटाबेस बफर कैशे इज पार्ट ऑफ एसजीए, होल्ड्स कॉपीज ऑफ डेटा ब्लॉक्स, डेटा रीड फ्रॉम द डेटा फाइल्स, इज शेयर्ड बाय ऑल कंकरेंट यूजर्स। ठीक है, तो बहुत सारे यूजर्स का डाटा इसमें आता है और फिर यहाँ से यूजर को रिटर्न किया जाता है। डेटाबेस बफर कैश में डाटा रखने का क्या फायदा है, क्यों रखा जाता है डेटाबेस बफर कैशे में डाटा, क्या परफॉर्मेंस कैसे गेन होगी? हाँ, कोई भी और यूजर उस डाटा को क्यूरी करेगा तो हार्ड डिस्क से वो डाटा नहीं लेके आना पड़ेगा, वो बफर कैशे में पड़ा होगा, वहीं से यूजर को दे दिया जाएगा। तो एक दफा मैं डाटा लेके आया, वो मेरा डाटा बफर कैशे में आ जाएगा। अब वही डाटा कोई और यूजर क्यूरी करता है तो उसको बफर कैशे में से दे दिया जाएगा, इंस्टेड के वो हार्ड डिस्क में से लाया जाए, तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। रीड लॉक बफर इज अ सर्कुलर बफर। ये सर्कुलर का मतलब है वो फिल होती है तो फिर दोबारा से एम्प्टी हो जाती है, फिर फिल होती है, फिर एम्प्टी हो जाती है, साथ साथ वो एम्प्टी होती रहती है आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर रीड लॉक फाइल्स के अंदर। होल्ड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजेस मेड टू द डेटाबेस। तो इसमें जो चेंजेस होती है उसको रीडू एंट्रीज कहा जाता है, वो चेंज वेक्टर्स होते हैं आपके रीडू लॉग बफर्स के अंदर, और रीडू लॉग बफर से वो चेंज वेक्टर्स आपके रीडू लॉग फाइल्स के अंदर जाते हैं। लार्ज पूल सेशन मेमोरी फॉर शेयर्ड सर्वर एंड ओरेकल एक्से इंटरफेस, आईओ सर्वर प्रोसेसेस, जैसे मैंने आपको कहा था मल्टीपल सर्वर प्रोसेसेस आप इन्वोक करें तो उसके लिए होता है। डेटाबेस के बैकअप एंड
और रीस्टोर ऑपरेशन के लिए आपका लार्ज पूल यूज होता है। अभी हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। हम और इसकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, हर चैप्टर में हर इससे रेलेवेंट डिटेल्स आएंगी, हर पोर्शन से रेलेवेंट, तो इसलिए बहुत सारी डिटेल्स आप आगे जाके पढ़ेंगे। इसलिए अभी आपको आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। जावा एंड स्टीम पूल, जावा पूल मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर ऑल सेशन स्पेसिफिक जावा कोड एंड द डाटा इन द जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। ओरेकल की आपकी जावा की क्लासेस हैं वो इसमें जाके स्टोर होती हैं। स्टीम स्कूल 10G ऑनवर्ड ओरेकल ने इंट्रोड्यूस कराया था। ये ओरेकल रेप्लिकेशन के लिए यूज होती है। ओरेकल में एक रेप्लिकेशन के इनहांस फॉर्म है स्टीम्स में ये होता है कि आपका एक डेटाबेस है, लेट्स से वो पड़ा हुआ है जी कराची में, और आपका एक डेटाबेस है लाहौर में। आप चाहते हैं डेटाबेस कराची की जो डेटाबेस है उसमें कोई भी चेंजेस हों तो वो लाहौर वाली डेटाबेस में ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाए, लाहौर वाली डेटाबेस में कोई भी चेंजेस हो तो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट कराची वाली डेटाबेस में हो जाए। तो इन दोनों के दरमियान एक तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, दूसरा फिर आप ओरेकल स्ट्रीम्स को यूज करते हुए इन दोनों के दरमियान डाटा रेप्लिकेट कराएंगे। और ये रेप्लिकेशन यूज होती है आपका डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में आपके वो पड़े हुए हैं डेटाबेसेस पड़े हुए हैं, तो ये रेप्लिकेशन टेक्निक्स बहुत ज़्यादा यूज होती हैं कि आपकी मास्टर सर्वर है वहाँ से आपका डाटा डिफरेंट छोटी छोटी डेटाबेसेस में जा रहा है, या छोटी डेटाबेसेस से आपका डाटा रेप्लिकेट होकर मेन मास्टर डेटाबेस में। जैसे ये नादरा का सिस्टम है, नादरा की जगह जगह हेड ऑफिस मेन डेटाबेस इनकी यहाँ पे है, और फिर इनकी हर सेंटर के ऊपर छोटी छोटी डेटाबेसेस जहाँ पे डाटा एंट्री होती है, और वहाँ से एट द एंड ऑफ द डे डाटा सारा रेप्लिकेट होकर इनके मेन सर्वर के ऊपर आ जाता है। तो बैकएंड में ओरेकल स्ट्रीम्स यूज कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, जो डाटा उसमें कैप्चर करना होता है ना सोर्स सिस्टम से, वो उठा के स्टीम स्कूल में रखता है और वहां से फिर डेस्टिनेशन के ऊपर वो सेंड कर देता है। तो हर दफा उसको डिस्क में से उठा के नहीं सेंड करना पड़ता, डिस्क में डाटा डिस्क में ही होता है, लेकिन वो फेच करके वो डाटा स्टीम स्कूल में रख लेते हैं और वहां से फिर डाटा डेस्टिनेशन पे सेंड। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यू आर राइट। ये आपकी मर्जी है। देखिए वो रेप्लिकेशन आपकी रियल टाइम, इसको सिंक्रोनस कहते हैं, सिंक्रोनस भी हो सकती है ये सिंक्रोनस, वो आपकी मर्जी है, दिस इज अप टू यू। मतलब वो देखेंगे उसके फिर बहुत सारी वो आगे है ना, आगे अगर वो ऑन कमिट आप चाहते हैं कि उधर भी कमिट हो जाए तो इधर कमिट हो, तो फिर वो सिंक्रोनस रेप्लिकेशन करनी पड़ेगी। फिर वो परफॉर्मेंस का, फिर अगर आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी किसी वजह से ब्रेक हो जाती है तो फिर इधर कमिट ही नहीं होगा जब तक कि दूसरी साइड पर कमिट नहीं होता। बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं जी, और डेफिनेटली फिर बहुत सारी चीजें ना, अवेलेबिलिटी वर्सेस परफॉर्मेंस, ये दो चीजें फिर आपको वो उन दोनों में से को मिक्स करके चलना पड़ता है कि कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा क्या, आपकी अवेलेबिलिटी आपकी क्रिटिकल है या डाटा की जो है क्या नाम है, हाँ अवेलेबिलिटी प्लस दूसरा क्या नाम प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन ज्यादा क्रिटिकल है या परफॉर्मेंस ज्यादा क्रिटिकल है, वो आपने डिसाइड करना। हाँ जी, वो सिंगल एक ही है, एक है। देखें उसका भी फिर स्टोरेज, क्योंकि स्टोरेज वो इतनी एक्सपेंसिव होती है, स्टोरेज के अंदर वो रेड इंप्लीमेंटेड होता है। वैसे तो स्टोरेज की एक डिस्क फेल हो जाए तो वो मसला नहीं है, लेकिन फिर उस स्टोरेज का भी रेप्लिका रखा जा सकता है, उसके लिए पूरी उसको सैन कहा जाता है, सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क, तो सैन का भी रेप्लिका रखा जा सकता है, वो तो हर लेवल पे रेप्लिका रखा जाता है। हाँ रेड तो होती है, ठीक है। तो फिर आप उस पूरी चाहते हैं वो स्टोरेज पूरा स्टोरेज बॉक्स अगर फेल हो जाए तो मसला ना हो, तो फिर उस स्टोरेज बॉक्स एक और स्टोरेज बॉक्स साथ रख देते हैं, जो कि वो किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, वो चाहे लोकल लोकेशन पे हो चाहे किसी रिमोट लोकेशन पे हो, नॉर्मली रिमोट लोकेशन पे उसकी रेप्लिकेशन हो रही होती है। ओके, एसजीएम ने डिटेल से डिस्कस कर लिया है, ये पोर्शन हमने छोड़ दिए हैं अभी की बफर पूल, रिसाइकल और एनके के बफर कैशेस, क्योंकि ये आगे डिस्कस करेंगे, इसका डायरेक्ट लिंक अभी परफॉर्मेंस के साथ है तो वो फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। देन है जी प्रोग्राम ग्लोबल एरिया, ये पीजीए प्राइवेट ग्लोबल एरिया भी कहा जाता है एंड प्रोग्राम ग्लोबल एरिया भी इसको कहा जाता है। पीजीए इज द मेमोरी एरिया जो कि आपके एक सर्वर प्रोसेस को या बैकग्राउंड प्रोसेस को एलोकेट की जाती है मेमोरी। बैकग्राउंड प्रोसेस जैसे आपके डीबी राइटर है, लॉग राइटर है, एसमॉन है, पीमॉन है, उनको जो मेमोरी एलोकेट की जाएगी, या आपके लिए जो सर्वर प्रोसेस क्रिएट किया जाता है उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट की जाएगी, दैट एक सर्वर प्रोसेस 1 आपके लिए क्रिएट किया गया, उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट होगी दैट मेमोरी इज कॉल्ड पीजीए, पीजीए प्राइवेट ग्लोबल एरिया, ठीक है। पीजीए को मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ इसके हिस्से जो हैं वो वर्क एरियाज कहलाते हैं, ठीक है, जैसे सॉर्ट एरिया है, हैश एरिया है, क्रिएट बिट मैप एरिया है, बिट मैप मार्च एरिया, दीज आर कॉल्ड, ये कलेक्टिवली इन सबको क्या कहा जाता है, वर्क एरियाज। उनको डिस्कस करते हैं। एक होता है उसमें कर्सर स्टेट और एक यूजर सेशन।
कर्सर स्टेट में आपकी करंटली जो क्यूरी रन कर रहा है ये सर्वर प्रोसेस, उसकी डिटेल्स होती हैं, कितनी रन कर चुका है, एग्जीक्यूशन प्लान क्या है एंड सो ऑन। यूजर सेशन डाटा के अंदर क्या है जी, यूजर की सेशन आईडी क्या है, इसका यूजर प्रोसेस की आईडी क्या है, सर्वर प्रोसेस की आईडी क्या है, कितनी मेमोरी आपको पाई की है, बहुत सारी सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूजर सेशन डाटा के अंदर कैप्चर की जाती है। कर्सर स्टेट में क्यूरीज जो रन हो रही हैं या जो हो चुकी हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, और वर्क एरिया इनको जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ये पीजीए के पार्ट्स हैं, ठीक है। एक आपका जी कर्सर एरिया, ठीक है, एक आपका जो यूजर सेशन डाटा है, और फिर आपके कुछ वर्क एरियाज हैं। ये दो हम पार्ट देख चुके हैं। वर्क एरियाज को मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। वर्क एरियाज ओरेकल 8i से स्टार्ट करते हैं। ओरेकल की रिलीज थी ओरेकल 8 या 8i तक। आपका वर्क एरियाज एलोकेट होते थे। वर्क एरियाज आपके 4 किस्म के हैं। एक होता है जी सॉर्ट एरिया, मर्ज एरिया, हैश एरिया, और एक और है बिटमैप मर्ज एरिया। इनके लिए अलग अलग पैरामीटर थे, जैसे सॉर्ट अंडरस्कोर एरिया अंडरस्कोर साइज के नाम से एक पैरामीटर था, वो आपने कर दिया जी 1 MB। मर्ज एरिया आपने 1 MB कर दिया, हैश एरिया 1 MB कर दिया, और बिट मैप एरिया 1 MB। आप जितना मर्जी कर दें, आपको स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब जब सर्वर प्रोसेस एक क्रिएट होगा तो उसको कितनी स्पेस एलोकेट होगी, कुछ बाइट्स उसको, किलो बाइट्स उसको स्पेस एलोकेट होगी। कर्सर एरिया के लिए कुछ किलो बाइट्स उसकी, यूजर सेशन डाटा के लिए, वर्क एरियाज के लिए उसको 1 MB के ये 4 एरियाज एलोकेट होंगे। तो टोटल एक पीजीए का साइज अराउंड हो जाएगा। सॉर्ट एरिया में क्या होता है कि जैसे नाम से जाहिर है सॉर्टिंग होती है, डाटा सॉर्ट होता है। जब आप कोई क्यूरी लिखते हैं ना, उसमें एंड में लिखते हैं ऑर्डर बाय, तो क्या करता है ओरेकल, डाटा फेच करके लाता है हार्ड डिस्क में से बफर कैशे के अंदर, बफर कैशे से फिर उस सर्वर प्रोसेस को सर्वर प्रोसेस उठाता है और अपने सॉर्ट एरिया के अंदर उस डाटा को सॉर्ट करता है और फिर यूजर को रिटर्न करता है, ठीक है। तो सॉर्ट एरिया, अब जो क्यूरी है वो जो नहीं ऑर्डर बाय लगाओ तो तब भी सॉर्ट करें, ग्रुप फंक्शन आप यूज करें या कोई ऐसी क्यूरी करें जिसमें उसको डाटा सॉर्टिंग की जरूरत पड़े, कोई भी ऐसे ज्वाइन मेथड यूज करें जिसमें उसको डाटा सॉर्टिंग की यूज करें की जरूरत पड़े। तो ओरेकल क्या करता है, अपने सॉर्ट एरिया में हर सर्वर प्रोसेस के लिए एक सॉर्ट एरिया होता है। एक सर्वर प्रोसेस 1 है, उसके लिए 1 MB सॉर्ट एरिया होगा, अगर आपने सॉर्ट एरिया साइज 1 MB रखा हुआ है। एक सर्वर प्रोसेस 2 है, उसके लिए भी 1 MB सॉर्ट एरिया है। एक सर्वर प्रोसेस 3 है, उसके लिए भी 1 MB सॉर्ट एरिया। तो जितने भी सर्वर प्रोसेस आपकी डेटाबेस के ऊपर बनेंगे उन सब के लिए 1 MB का इंडिविजुअल डेडिकेटेड सॉर्ट एरिया साइज उनको एलोकेट होगा। ये मैं ओरेकल 8 तक की बात कर रहा हूँ, ओरेकल 8i में ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक सर्वर प्रोसेस 1 है या एक यूजर 1 है, वो अगर डाटा 1 MB या उससे लेस सॉर्ट कर रहा है तो वो उसका डाटा जो है मेमोरी में ही सॉर्ट हो जाएगा सॉर्ट एरिया के अंदर, क्योंकि सॉर्ट एरिया का साइज 1 MB है। लेकिन अगर एक यूजर जो है वो 5 MB डाटा सॉर्ट कर रहा है तो अब क्या होगा, उसका सॉर्ट एरिया साइज तो कम है, तो उसका सॉर्ट एरिया साइज कम है तो वो मेमोरी में सॉर्ट हो नहीं सकता, वो एरिया वेस्ट चला जाएगा। उसका ये 5 MB का डाटा हार्ड डिस्क पे लेके जाया जाएगा और हार्ड डिस्क के ऊपर होती है एक टेम्प फाइल। एक आपके डेटाबेस में होती है टेम्पररी टेबल स्पेस, आपने नाम सुना होगा, टेम्पररी टेबल स्पेस होती है या टेम्प फाइल होती है उसमें। तो आपका डाटा हार्ड डिस्क के ऊपर एक टेम्प फाइल में जाके सॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, आईओ बढ़ जाएगी डेटाबेस के अंदर, परफॉर्मेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और एक और यूजर है, उसने डाटा 10 MB का सॉर्ट किया तो उसके लिए भी वो टेम्प फाइल के अंदर डाटा जाएगा और वहां पे जाके डाटा सॉर्टिंग होना शुरू हो जाएगी। तो वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल। आपने 1 MB का साइज सॉर्ट एरिया स्पेसिफाई कर दिया या 2 MB का साइज सॉर्ट एरिया साइज स्पेसिफाई कर दिया, तो सबके लिए हो सकता है सफिशिएंट ना हो। आपकी डेटाबेस में लेट से 200 यूजर्स कनेक्टेड हैं और सारे सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो उसको कितनी स्पेस एलोकेटेड होगी सॉर्टिंग के लिए, 200 MB। हर यूजर को 1 MB की सॉर्ट एरिया साइज एलोकेटेड होगा। उनमें से हो सकता है 50 यूजर का डाटा तो मेमोरी में सॉर्ट हो रहा हो, 150 यूजर्स को स्पेस तो एलोकेट हुई है मेमोरी में, लेकिन उनकी सॉर्टिंग जाके टेम्पररी टेबल स्पेस पे हो रही है। रीजन ये है कि वो सॉर्ट एरिया उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। यही चीज मर्ज एरिया के लिए की है, हैश एरिया और बिटमैप एरियाज के लिए। ये 3 एरिया जो है ना वो ज्वाइंस के लिए यूज होते हैं। जब ओरेकल टेबल्स को ज्वाइन करता है तो डिफरेंट तरह के मर्ज ज्वाइन है, हैश ज्वाइन है, बिटमैप मर्ज ज्वाइन है, ये डिफरेंट ज्वाइंस के मेथड्स हैं। तो ओरेकल क्या करता है, ये ज्वाइंस के लिए यूज करता है। तो अगर आपका वो डाटा जो ज्वाइन कर रहा है वो भी एक इस साइज से पड़ा है तो फिर वो ज्वाइन पीस में पूरे नहीं आ सकते, तो फिर ये एरियाज आपके वेस्ट चले जाते हैं। तो हो सकते हैं आपकी जी 5 MB का प्रोसेस है, हाँ जी, तो 1 जो है उसको यहीं से मिलेगा, कहाँ से, जो सॉर्ट एरिया 1 में आ जाएगा, 4 उसमें टेम्पररी में चला जाएगा। नहीं और प्रोसेस इसमें देखिए, आप कनेक्ट हुए डेटाबेस के साथ, आपको 1 MB का सॉर्ट एरिया साइज मिल गया मेमोरी के अंदर,
अब आपने क्यूरी की, वो क्यूरी आपका 5 MB का डाटा हार्ड डिस्क में से लेके आई, वो 5 MB का डाटा लेके आई, आपके पास जो सॉर्टिंग के लिए आपको एरिया मिला वो 1 MB का है, वहां पे डाटा सॉर्टिंग नहीं हो सकती, उस एरिया को इग्नोर कर दिया जाएगा, वो 5 MB का डाटा उठा के टेम्पररी टेबल स्पेस के अंदर लेके जाएगा, वहां पे जाके सॉर्टिंग। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपका वो सॉर्ट जो है वो मल्टीपल टाइम में वो टाइम काफी ज्यादा लेगा। आई वो बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, ओरेकल 9 में ओरेकल ने क्या किया कि इंस्टेंट के हर यूजर को सॉर्ट एरिया साइज अलग से स्पेसिफाई किया जाए, ओरेकल ने वर्क एरिया साइज पॉलिसी जो है वो ऑटो कर दी। पहले मैनुअल थी 9 में, एक पैरामीटर दे दिया वर्क एरिया साइज पॉलिसी, इसको ऑटो कर दिया। इसको आप मैनुअल भी कर सकते हैं और ऑटो भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है। तो फिर इसके साथ एक और पैरामीटर ओरेकल ने दे दिया PGA अंडरस्कोर एग्रीगेट अंडरस्कोर टारगेट, वो आपने लेट से स्पेसिफाई कर दिया जी, लेट से अज्यूम करते हैं आपने 300 MB स्पेसिफाई कर दिया। अब क्या होगा, अब ओरेकल ये करेगा कि इंस्टेड के हर सर्वर प्रोसेस के अंदर वर्क एरियाज अलग से स्पेसिफाई करे, वर्क एरियाज जो हैं वो खत्म ही हो जाएंगे आपके उसमें से PGA में से, PGA में आपके कर्सर एरिया और यूजर सेशन डाटा और एक और एरिया रह जाएगा। और ओरेकल आपके पास आपके अगर आप देखें, अगर एक डेटाबेस सर्वर की मेमोरी को अगर आप देखा जाए तो मेमोरी जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कुछ एरिया SGA को मिलता है, ये हमने डिटेल से कवर किया हुआ है, कुछ एरिया फिर आपके जो सर्वर प्रोसेसेस हैं उनको मिलता है, हर सर्वर प्रोसेस को कुछ एरिया मिलता है, उसको क्या कहा जाता है PGA। फिर 9 ऑनवर्ड एक और PGA भी बनता है जिसको कहते हैं PGA एग्रीगेट टारगेट, वो SGA के अलावा एरिया होता है। लेट्स से आपके OS पे टोटल मेमोरी 8 GB है, ठीक है, 8 GB में से आपने SGA 4 GB दे दिया, तो OS के पास कितनी मेमोरी बची 4 GB। 4 GB में से आपके बहुत सारे सर्वर प्रोसेसेस और बैकग्राउंड प्रोसेसेस को मेमोरी मिली होगी, लेट्स से 1 GB मेमोरी जो ना आपके PGAs ने ली हुई है कलेक्टिवली, तो सर्वर OS के पास कितनी मेमोरी बची 3 GB। 3 GB में से आपने लेट्स से जी PGA एग्रीगेट टारगेट 300 MB स्पेसिफाई कर दिया या 500 MB स्पेसिफाई कर दिया, तो OS के पास कितनी मेमोरी बची 2.5 GB। ठीक है, तो ये जो PGA एग्रीगेट टारगेट है ये OS के पास जो फ्री मेमोरी बचती है वहां से एलोकेट होता है, और दिस इज कॉल्ड, इसको भी PGA कहते हैं। एक PGA वो होता है जो हर सर्वर प्रोसेस को एलोकेट होता है, एक वो PGA जो कि सेंट्रली ओरेकल एलोकेट करता है। इस PGA एग्रीगेट टारगेट का क्या मकसद है कि आपका अगर कोई भी ये यूजर प्रोसेस सॉर्टिंग करेगा, ये प्रोसेस सॉर्ट करेगा, ये प्रोसेस सॉर्ट करेगा, तो वो सॉर्टिंग सबकी इसी एरिया में जाके होगी। एक सेंट्रल एरिया ओरेकल ने बना दिया। अब ये 500 MB का एरिया है, अगर एक सर्वर प्रोसेस 10 MB डेटा सॉर्ट करता है, दूसरा सर्वर प्रोसेस 20 MB डेटा सॉर्ट करता है, तो सबकी सॉर्टिंग एक ही इस एरिया में फिट आ जाएगी। इंस्टेड के हर यूजर को एक 1 MB का या 2 MB का या 3 MB का या 5 MB का इंडिविजुअल सॉर्ट एरिया दिया जाए, उन सबको कंबाइन करके एक सेंट्रल एरिया ओरेकल ने बना दिया और उसको PGA एग्रीगेट का नाम दे दिया। PGA एग्रीगेट टारगेट के नाम से एक पैरामीटर है, उसके थ्रू आप इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, और हाईली रिकमेंडेड है कि आप वही कॉन्फ़िगर करें, आप प्राइवेट PGAs ना कॉन्फ़िगर करें, वो जब वर्क एरियाज कॉन्फ़िगर ना करें हर यूजर के। तो जब आप ये PGA एग्रीगेट टारगेट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो फिर ये सारे पैरामीटर्स आप स्पेसिफाई नहीं करते, इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, हाँ फिर हार्ड डिस्क पे चला जाएगा, लेकिन आप रेशो बहुत कम होगी हार्ड डिस्क के ऊपर जाने की, बहुत कम होगी आपकी जो इसकी हिट रेशो होती है। अगर हिट रेशो मोर देन 95% है ना, तो आइडियल परफॉर्मेंस है आपकी PGA की। हिट रेशो देख सकते हैं, आगे हम जाके देखेंगे हिट रेशोस कैसे देखते हैं। हिट रेशो का मतलब है कि आउट ऑफ 100 95 यूजर्स की जो सॉर्टिंग या ज्वाइंट की रिक्वेस्ट है वो PGA के अंदर ही हो रही है, 5% यूजर्स को हार्ड डिस्क के ऊपर जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी हिट रेशो कितनी है। अगर हिट रेशो लेस देन 90% है तो आप इसका साइज इंक्रीज करते जाएं, अगर प्रोवाइडेड कि आपके पास OS पे सफिशिएंट मेमोरी है। करेगा, जरूर करेगा, हर क्यूरी में तो नहीं करेगा, लेकिन आपके देखें आपने ऑर्डर बाय लगाए या नहीं लगाए डजंट मैटर, लेकिन ज्यादातर 90% क्यूरीज में डाटा सॉर्ट होगा। बिल्कुल, आप देखें वो अगर आपने ज्वाइन लगाया ना दो टेबल्स के दरमियान, तो वो कौन सा ज्वाइन मेथड यूज करता है ओरेकल, तो वो फिर जब डाटा ज्वाइन करता है ना आपस में, तो उस ज्वाइन करने से पहले आप वो डाटा को सॉर्ट कर लेता है। आपने बेशक ऑर्डर बाय लगाया या नहीं लगाया, ना एक टेबल से नॉर्मली नहीं होता, लेकिन डिपेंड करता है एक्चुअली ना, आपने अगर ऑर्डर बाय लगाया या ग्रुप फंक्शन यूज कर लिया फिर डाटा सॉर्ट होगा। ठीक है, डिपेंड करता है किस तरह की क्यूरी है। क्लियर है हो गया जी आपको ये कर्सर स्टेट,
यूजर सेशन डाटा एंड आपके वर्क एरियाज, ठीक है। ये आगे डिटेल से फिर डिस्कस करेंगे, ये आगे चीज़ें दोबारा से आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं क्विज की कि आपको कितना समझ आया है। देखिए बफर कैशे में क्या होता है, मोस्ट रिसेंटली यूज डाटा, हम जो डाटा लेके आते हैं हार्ड डिस्क से वो डाटाबेस बफर कैशे के अंदर प्लेस किया जाता है। शेयर्ड पूल के अंदर क्यूरीज और उनके एग्जीक्यूशन प्लान्स होते हैं। तो ये यहाँ पे वो कह रहा है जी कि मेमोरी रीजन दैट कंटेन्स डाटा एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन फॉर अ सर्वर और बैकग्राउंड प्रोसेस। सर्वर प्रोसेस क्या होता है, जो मेरे बिहाफ पे क्रिएट किया जाएगा जब मैं डाटाबेस से कनेक्ट होगा। बैकग्राउंड प्रोसेस कौन सा होता है, जो आपका डीबी राइटर है, लॉग राइटर है, एस मॉन है, पी मॉन है, ये प्रोसेस आपके बैकग्राउंड प्रोसेस कहते हैं। हर प्रोसेस को एक मेमोरी एरिया लोकेट होता है जिसको क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा है पीजीए, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा है कि ये पीजीए जो है वो हर एक सर्वर प्रोसेस को एलोकेट होता है। तो उसने कहा है कि फॉर अ सर्वर और बैकग्राउंड प्रोसेस ऐसे एरिया जिसमें उस एक पर्टिकुलर सर्वर प्रोसेस की या बैकग्राउंड प्रोसेस की बहुत इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो, वो पीजीए कहलाता है, प्राइवेट ग्लोबल एरिया। ये तो आपको आना चाहिए। क्या चीज, ब्लॉक्स, बहुत अच्छा जी। आपके मिनिमम यूनिट ऑफ आईओ इज ब्लॉक्स। जब हार्ड डिस्क में से आपको एक रो चाहिए तो एक रो नहीं ओरेकल रीड करके लाएगा, वो मिनिमम एक ब्लॉक रीड करके डाटाबेस बफर कैशे के अंदर लाएगा। तो मिनिमम यूनिट ऑफ आईओ इज ब्लॉक, रोज नहीं रीड करके लाता। चेंजेस वो बफर कैशे के अंदर नहीं होती, चेंजेस रीडू लॉक फाइल्स के अंदर जाती है बफर कैशे से। ओके, देन है जी सेकंड पोर्शन प्रोसेसेस आर्किटेक्चर। ओके जी, प्रोसेसेस आर्किटेक्चर। तो हमने देखा जी यूजर प्रोसेस। यूजर प्रोसेस आपकी यूजर की मशीन पे इन्वोक होता है जब वो डाटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट करता है, कनेक्ट करता है। तो लेट से आपने कोई टूल इन्वोक किया क्लाइंट मशीन के ऊपर, एसक्यूएल प्लस, एसक्यूएल डेवलपर, टोड या कोई भी टूल। तो यूजर की मशीन पे, क्लाइंट की मशीन पे एक प्रोसेस इन्वोक होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द यूजर प्रोसेस। देन डाटाबेस सर्वर के ऊपर जो प्रोसेसेस होते हैं, दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक होते हैं सर्वर प्रोसेसेस, जो कि जब एक यूजर प्रोसेस कनेक्ट की रिक्वेस्ट करेगा डाटाबेस के, यूजर नेम पासवर्ड डाटाबेस का नाम देगा, तो डाटाबेस सर्वर की मेमोरी में उसके लिए एक प्रोसेस क्रिएट किया जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सर्वर प्रोसेस। तो हर यूजर के लिए एक सर्वर प्रोसेस होता है मिनिमम। देन बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं डाटाबेस सर्वर के ऊपर जो कि मैंडेटरी होते हैं। जब डाटाबेस स्टार्टअप होती है तो वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली साथ स्टार्ट हो जाते हैं, और जब डाटाबेस डाउन होती है तो फिर वो डाउन किए जाते हैं। उनका काम जैसे डीबी राइटर है, डाटाबेस बफर कैशे से डाटा उठाता है, डाटा फाइल्स में राइट करता है, लॉग राइटर है, रीडू लॉक फाइल्स के अंदर राइट करता है, पी मॉन है प्रोसेसेस को देखता है, एम मॉन है, एस मॉन है सिस्टम को मॉनिटर करता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं जो कि बैकग्राउंड प्रोसेसेस कहलाते हैं। देन डाटाबेस के अंदर कुछ डेमन्स या एप्लीकेशन प्रोसेसेस हैं, इनमें एक लिसनर्स हैं और 11G रिलीज टू ऑनवर्ड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेमन्स हैं। इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो। ये मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। डेटाबेस राइटर क्या करता है, डेटाबेस राइटर राइट्स मॉडिफाइड या डर्टी बफर्स फ्रॉम द डेटाबेस बफर कैशे टू द डाटा फाइल्स। एसिंक्रोनसली राइट करता है चेक पॉइंट को एडवांस करने के लिए। जो भी डाटा डर्टी होता है डेटाबेस राइटर ने वो डाटा राइट करना होता है कहाँ पे, अप्रोप्रिएट डाटा फाइल्स के अंदर। लॉग राइटर राइट्स द रीडू लॉक बफर टू द रीडू लॉक फाइल्स ऑन द डिस्क। कब राइट करता है, जब यूजर कमिट इशू करे या रीडू लॉक बफर आपका 1/3 फिल हो जाए, या डेटाबेस राइटर के राइट करने से पहले, या एवरी 3 सेकंड्स। और रीडू लॉक बफर के अंदर होता क्या, चेंजेस, जितना भी आपका डाटा चेंज होता है रीडू लॉक बफर में जाता है, रीडू लॉक बफर से आपकी ऑनलाइन रीडू लॉक फाइल्स के अंदर जाता है। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि ये हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर था आपके इन कंपोनेंट्स के ऊपर। चेक पॉइंट प्रोसेस, चेक पॉइंट प्रोसेस क्या करता है कि जब आपका डाटा राइट हो जाता है ना डाटाबेस फाइल्स के अंदर, आपका ये है जी एसजी आपकी कैशे है, डीबी कैशे, उसमें आपका चेंज डाटा पड़ा हुआ है। ये डाटा राइट करना है आपके डीबी राइटर ने डाटा फाइल्स के अंदर। ये डाटा उठाएगा और राइट करेगा जिन डाटा फाइल्स के अंदर वो राइट करना है। जब ये राइट कर लेगा तो एक प्रोसेस एक और होगा CKPT के नाम से, इसको चेक पॉइंट प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस क्या करेगा, ये हर डाटा फाइल के हेडर में और प्लस कंट्रोल फाइल में, हमने लास्ट में पढ़ा था ना कंट्रोल फाइल में इंफॉर्मेशन राइट करेगा कि कहां तक डाटा इस डीबी राइटर ने राइट किया है। जैसे डीबी राइटर ने डाटा राइट किया चेंज नंबर 1 से लेकर या SCN नंबर 1 से लेकर SCN नंबर 90 तक का डाटा राइट किया। तो डीबी राइटर जब राइट कर लेगा तो CKPT प्रोसेस को, ये चेक पॉइंट प्रोसेस को बता देगा मैंने 90 SCN तक का डाटा राइट किया। तो ये 90 SCN डाटा फाइल्स के हेडर में और कंट्रोल फाइल में जाके राइट कर देगा आपका ये चेक पॉइंट प्रोसेस। अब ये जो 90 नंबर है, दिस विल बी कॉल्ड एज द
चेक पॉइंट नंबर, चेक पॉइंट नंबर भी इसको कहते हैं, या चेक पॉइंट SCN भी कहा जाता है इसको। ये लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था जी, ठीक है। तो चेक पॉइंट प्रोसेस क्या करता है, इंश्योर करता है कि जहाँ एक तो ये देखता है कि चेक पॉइंट अक्कर कब होगा, वो फिर डेटाबेस राइटर को सिग्नल करता है कि डाटा राइट करना स्टार्ट करो। जब डेटाबेस राइटर डाटा राइट कर लेता है तो फिर चेक पॉइंट प्रोसेस को इन्फॉर्म करता है कि उसने इतना डाटा राइट कर लिया, और फिर वो नंबर जो है वो सारी डाटा फाइल्स के हेडर्स में आपका CKPT प्रोसेस राइट करता है, ठीक है जी। देन है जी सिस्टम मॉनिटर, SMON, परफॉर्म्स रिकवरी एट इंस्टेंट स्टार्टअप। लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर आपका डाटा चेक पॉइंट होने से पहले आपकी मशीन रीस्टार्ट हो गई तो नेक्स्ट स्टार्टअप पे ऐसा डाटा जो डाटा फाइल्स में नहीं गया वो SMON उठाएगा रिडुलक फाइल्स में से और अप्रोप्रिएट डाटा फाइल्स के अंदर शिफ्ट करेगा। उसको कहते हैं इंस्टेंस रिकवरी या कैशे रिकवरी भी कहा जाता है। तो दूसरा एक और काम ये करता है, टेम्पररी सेगमेंट्स को क्लीन करता है। टेम्पररी सेगमेंट्स होते हैं डाटा सॉर्ट करने के लिए। ऐसे यूजर जिनका डाटा मेमोरी में फिट नहीं आता, सॉर्टिंग फिट नहीं आती, वो टेम्प टेबल स्पेस में जाके डाटा सॉर्ट करते हैं। टेम्प टेबल स्पेस में टेम्पररी सेगमेंट्स बनते हैं। तो जब डाटाबेस शट डाउन होती है या एक दफा सॉर्टिंग कंप्लीट हो जाए तो टेम्पररी सेगमेंट एम्प्टी हो जाए, तो ये आपका जो SMON प्रोसेस है उन टेम्पररी सेगमेंट्स को टेम्पररी टेबल स्पेस में से रिमूव करता है, ये काम कर रहा होता है। प्रोसेस मॉनिटर, PMON, ये क्या करता है जी, लेट्स से आपका एक यूजर प्रोसेस है, वो कनेक्ट हुआ डेटाबेस सर्वर के साथ। डेटाबेस सर्वर में उसके लिए एक प्रोसेस क्रिएट किया गया, सर्वर प्रोसेस। इसने कोई लंबी चौड़ी क्यूरी चलाई और सबमिट कर दी सर्वर प्रोसेस को। सर्वर प्रोसेस वो क्यूरी लेके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो गया। मीनवाइल ये जो यूजर प्रोसेस है ये मशीन ही डाउन हो गई। अब सर्वर प्रोसेस को इसका नहीं पता होगा, सर्वर प्रोसेस चल रहा है, उन्हें मेमोरी ऑक्यूपाई की, उन्हें रिसोर्सेज लिए हुए, वो CPU यूज कर रहा है डेटाबेस सर्वर के ऊपर, वो मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, वो IO कंज्यूम कर रहा है। तो ये ऑर्फन प्रोसेस कराएगा क्योंकि इसका कोई चाइल्ड, इसका कोई करस्पॉन्डिंग यूजर प्रोसेस नहीं है। ये दिस इज कॉल्ड एज ऑर्फन प्रोसेस। तो आपका PMON एक प्रोसेस है डेटाबेस में, प्रोसेस मॉनिटर के नाम से। वो क्या करता है, सारे सर्वर प्रोसेसेस के जो यूजर प्रोसेस है उनको पिंग कर रहा होता है, थोड़ी देर चेक कर रहा होता है। ऐसे सर्वर प्रोसेस जिनके अगेंस्ट यूजर प्रोसेस उसको नहीं मिलेंगे या उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, उनको वो डेड कंसिडर करेगा। उन सर्वर प्रोसेसेस को वो क्लीन करेगा, उनकी जितनी क्यूरीज उनको स्टॉप करेगा, उन्होंने जितने रिसोर्सेज आपको पाई किए वो रिलीज करेगा, उन्होंने जितने लॉक्स किए हुए लगाए हुए रोज के ऊपर वो रिलीज करेगा। ये सारा काम आपका PMON करेगा, ताकि ये ना होंगे वो क्यूरी चलती रहे और एट द एंड जब वो यूजर को डाटा रिटर्न करने जाए तो पता चले उसके अगेंस्ट यूजर प्रोसेस नहीं है, वो मशीन ही डाउन हो चुकी थी, वो कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह के इशू से बचने के लिए PMON प्रोसेस मॉनिटर यूज होता है। परफॉर्म्स प्रोसेस रिकवरी मैंने यूजर प्रोसेस फेल्स, क्लीन्स करता है उसकी बफर कैशे, फ्रीज रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड बाय द यूजर प्रोसेस, मॉनिटर करता है सेशन के आइडल टाइम आउट को। आप डेटाबेस के ऊपर आइडल टाइम आउट लगा सकते हैं कि आपके डेटाबेस में यूजर जो कनेक्टेड होते हैं वो दो स्टेट्स में होते हैं, या तो वो आइडल बैठे हुए हैं, इनको कनेक्टेड हैं, उनका सर्वर प्रोसेस बना हुआ है, उन्हें मेमोरी ली हुई है, वो CPU ले रहा है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो आइडल प्रोसेस होते हैं। एक वो है जो कि क्यूरीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो एक्टिव कहलाते हैं। तो आपके जो आइडल प्रोसेसेस होते हैं, आप डेटाबेस सर्वर पर टाइम आउट लगा सकते हैं कि अगर कोई यूजर डेटाबेस से कनेक्ट हो और 15 मिनट तक कोई एक्टिविटी ना करे, अज्यूम करते हैं 15 मिनट्स का आपने आइडल टाइम आउट लगाया हुआ है, या 5 मिनट का लगाया हुआ है, या आधे घंटे का लगाया हुआ है, कोई भी आपने आइडल टाइम आउट लगाया हुआ है, इतनी देर तक कोई डेटाबेस पे अगर कोई एक्टिविटी नहीं करते, आइडल रहते हैं, तो उसका कनेक्शन फोर्सफुली डिस्कनेक्ट कर दिया जाए ताकि डेटाबेस सर्वर के ऊपर लोड ना पड़े, रिसोर्सेज आपको पाइड ना रखें। तो ये PMON प्रोसेस इस सारी चीजों को मॉनिटर करता है और ऐसे सर्वर प्रोसेसेस को किल करता है जिन जो इतनी देर से आइडल बैठे हुए हैं, जो आपने उसको जो कॉन्फ़िगरेशन की है। देन रजिस्टर करता है आपकी डेटाबेस को लिसनर के साथ, ये आगे चल के डिस्कस करेंगे लिसनर क्या होता है, उस पर एक चैप्टर है। देन आर्काइवर प्रोसेस, कितने रेडुलर ग्रुप्स चाहिए होते हैं आपकी डेटाबेस को अप एंड रनिंग रखने के लिए? मिनिमम 2 ग्रुप्स। तो ग्रुप 1 है एंड ग्रुप 2 है। रेडुलर ग्रुप्स में कौन सा प्रोसेस राइट करता है डाटा? लॉग राइटर। कहां से राइट करता है? लॉग बफर से। लॉग बफर आपका एक मेमोरी एरिया है HGA में, वहां पे चेंज डाटा आता है, चेंज डाटा डॉग राइटर वहां से उठाता है, रीडू लॉग फाइल्स के अंदर राइट करता है। तो जब एक रीडू लॉग फाइल फिल हो जाती है तो इस फाइल को एक नंबर दे देता है, ग्रुप को, एक्चुअली ग्रुप, इसको फाइल ना कहें, ग्रुप कहें। पहले ग्रुप के ऊपर राइट करता है, जब ये ग्रुप फिल हो जाता है या ग्रुप के जब राइटिंग स्टार्ट करता है तो इस ग्रुप को एक नंबर देता है। पहली दफा राइट करेगा तो इस ग्रुप को एक नंबर दे देगा 1, इसको कहते हैं लॉग सीक्वेंस नंबर। लॉग सीक्वेंस नंबर। अच्छा, पहली दफा इसको लॉग सीक्वेंस नंबर 1 देगा। जब ये एक ग्रुप फिल हो जाएगा तो लॉग राइटर दूसरे ग्रुप पे चला जाएगा, इसको कहते हैं लॉग स्विच। एक लॉग राइटर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे स्विच कर गया डाटा राइट करने में,
फिर उसमें डाटा राइट करना शुरू कर देगा, इसको सीक्वेंस नंबर 2 दे देगा। जब ये फिल हो जाएगा वापस लॉग स्विच करके वापस लेट से आपकी डेटाबेस में 2 ही लॉग रीडू लॉग ग्रुप्स हैं, तो वापस पहले पे आ जाएगा और यहाँ पे जो डाटा इसको ओवरराइड करना शुरू कर देगा, प्रोवाइडेड कि ये डाटा फाइल्स के अंदर चला गया हो। अगर नहीं गया तो वेट करेगा, लेकिन अगर ये चला गया हो तो इसको ओवरराइड करना शुरू कर देगा यहाँ पे डाटा, उसको लॉग सीक्वेंस नंबर 3 दे देगा। फिर ये फिल होगा तो दूसरे लॉग राइट ग्रुप पे जाएगा, उसको ओवरराइड करना शुरू कर देगा, उसको लॉग सीक्वेंस नंबर 4 दे देगा। ये लॉग सीक्वेंस नंबर हर लॉग स्विच के ऊपर इंक्रीमेंट होता रहता है और हर लॉग स्विच के ऊपर जो लॉग ग्रुप है जिसके ऊपर वो राइट करने जा रहा है उसको ओवरराइड कर देता है पुराने डाटा को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कि आपकी डेटाबेस नो आर्काइव लॉग मोड में, नो आर्काइव मोड इसको कहते हैं। अगर आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में हो, जो कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आर्काइव लॉग मोड में क्या होता है कि लॉग राइटर पहले ग्रुप पे राइट कर रहा है, वो फिल हो गया, लॉग राइटर स्विच करके दूसरे ग्रुप पे चला गया, तो आपकी डेटाबेस अगर आपका आर्काइव लॉग मोड में है तो एक और प्रोसेस आपकी डेटाबेस में चल रहा होगा जिसको कहते हैं आर्काइवर, और मल्टीपल हो सकते हैं वो आर्काइवर 1 2 3 4 5। जैसे एक लॉग फिल होगी, लॉग राइटर दूसरे ग्रुप पे स्विच करेगा, आर्काइवर क्या करेगा, इस फील्ड रीडू लॉग ग्रुप को कॉपी करेगा और आपकी एक स्पेसिफाइड लोकेशन के ऊपर डिस्क के ऊपर उसको जाके डंप कर देगा, एक फाइल बनाएगा, उसके सारे कंटेंट्स उसके इसमें कॉपी कर देगा। इसको कहते हैं आर्काइव्स, दीज आर कॉल्ड आर्काइव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोडक्शन डेटाबेस लाजमी आर्काइव मोड में होनी चाहिए। एडवांटेजेस है बहुत सारे इसके। जब दूसरा रीडू लॉग ग्रुप फुल होगा तो आर्काइवर क्या करेगा, उसकी कॉपी बना के, और लॉग स्विच हो जाएगा तो उसकी कॉपी बना के एक और आर्काइव बना देगा। फिर जब ये फिल होगा तो एक यानी कि हर लॉग स्विच पे आपकी आर्काइव्स बनती जाएंगी। इन आर्काइव्स का फायदा क्या है, आपकी सारी की सारी चेंजेस सेव हो रही हैं आपके पास। तो आपने लेट से बैकअप लिया आज से 10 दिन पहले, तो अब अगर आप आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है, 10 दिन पहले आपने बैकअप लिया था, उस बैकअप के बाद की आपके पास सारी आर्काइव्स अवेलेबल है, तो आप वो 10 दिन पहले का बैकअप रीस्टोर करके करंट टाइम तक डेटाबेस को लेके आ सकते हैं, देखिए मिनिमम डाटा लॉस कर सकते हैं या जीरो डाटा लॉस भी अचीव किया जा सकता है। सारी चेंजेस रिटेन रहती हैं आपके पास। आप लास्ट बैकअप रिस्टोर करेंगे, उसके ऊपर आर्काइव्स अप्लाई करेंगे, डेटाबेस आगे आती जाएगी। ये बैकअप एंड रिकवरी के अंदर बड़ी डिटेल से इसके ऊपर कोई 8-10 चैप्टर्स हैं, तो बहुत डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, तो आर्काइवर प्रोसेस copies redo log files to a designated storage device after a log switch has occurred, can collect transaction redo data and transmit that data to standby destinations। दो काम कर सकता है, एक काम ये करता है कि आर्काइव करता है, दूसरा काम अगर आपने डाटा गार्ड बनाया हुआ है दूसरी इन्वायरमेंट, दूसरी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर, आप चाहते हैं कि एक पूरी साइट ही आपकी डिजास्टर हो जाए, बैठ जाए, तो आपकी दूसरी लोकेशन पे डेटाबेस चल रही हो, वहां से एप्लीकेशन चलना शुरू हो जाए, तो ये आर्काइवर का प्रोसेस आपकी करंट अगर डाटा गार्ड का सेटअप हुआ है तो आपका जितना डाटा चेंजेस है वो कैप्चर करके रिमोट डेटाबेस को भी सेंड करता है। ये दो काम करता है। ये छोड़ दिया मैंने क्योंकि अभी हमने उसको डिस्कस ही नहीं किया, एएसएम को या ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को। डेटाबेस के स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में देखा जाए तो कंट्रोल फाइल्स हमने देखी हैं जी, आपकी डेटाबेस की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इनके अंदर होती है। डाटा फाइल्स आपकी डाटा डिक्शनरी प्लस आपका यूजर्स का सारा डाटा फाइल्स के अंदर होता है। ये डाटा फाइल्स किसी न किसी टेबल स्पेस का पार्ट होंगी। ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स आपके मिनिमम ग्रुप्स 2 चाहिए होते हैं आपकी डेटाबेस के अंदर, और हर ग्रुप के अंदर मिनिमम एक रीडू लॉग फाइल होती है जिसको मेंबर कहा जाता है, और ये चेंजेस कंटेन करती हैं आपकी डेटाबेस की। देन आपके पास है आर्काइव रीडू लॉग फाइल्स। आपकी ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल जब फिल हो जाती है तो अगर आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है तो फील्ड रीडू लॉग ग्रुप को कॉपी करके एक लोकेशन पर रख दिया जाता है जिसको आर्काइव्स कहते हैं। बैकअप फाइल्स, आप कंट्रोल फाइल, डाटा फाइल, रीडू लॉग फाइल्स को कॉपी करके अपने पास रख लें, वो बैकअप होगा आपकी डेटाबेस का, और वो बैकअप लेने के मल्टीपल तरीके हैं तो उनको बैकअप फाइल्स कहा जाता है। पैरामीटर फाइल, वो जो भी हमने सारी चीजें पढ़ी थी कि आपके एसजीए का साइज, आपकी शेड पूल का साइज, आपके डेटाबेस बफर कैशे का साइज, आपके लॉग बफर का साइज, आपके शेड, आपके जावा पूल, लार्ज पूल के साइजेस, वो पैरामीटर फाइल के अंदर स्टोर करते हैं आप, और जब भी कोई पैरामीटर चेंज करना हो तो आपने पैरामीटर फाइल के अंदर वो चेंजेस करनी होती है। देन पासवर्ड फाइल, आपका जो सिस यूजर है वो ऑथेंटिकेट होता है इस पासवर्ड फाइल से। अलर्ट लॉग एंड ट्रेस फाइल्स, आपकी डेटाबेस में मेजर एरर्स जो आते हैं, डायग्नोज जो करते हैं डेटाबेस को, वो अलर्ट लॉग या ट्रेस फाइल से करते हैं। देन है जी लॉजिकल एंड फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, ये इन पे ना कंट्रोल फाइल्स पे आगे है कि मल्टीप्लेक्सिंग कैसे करेंगे, क्रिएट कैसे करते हैं। डाटा फाइल्स पे पूरा एक चैप्टर है, रीडू लॉग फाइल्स के ऊपर भी आगे काफी चीजें हैं। बैकअप्स पे पूरे कुछ 8-10 चैप्टर्स हैं। आर्काइव लॉग मोड कैसे कन्वर्ट करते हैं, आर्काइव्स कैसे जनरेट करते हैं, उस पर भी एक चैप्टर है। पैरामीटर फाइल को कैसे मैनेज करते हैं, उस पर भी एक चैप्टर है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे जितने भी अभी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये
जस्ट ये ओवरव्यू पढ़े, इनके आगे डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन ये ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको आर्किटेक्चर समझ आएगा तो आगे आपको हर चैप्टर समझ आएगा, अदरवाइज आगे आपको कुछ भी नहीं समझ आना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहला लेक्चर सही समझ आए, पहला चैप्टर सही समझ आए, ताकि आगे आगे आपको आगे बहुत स्पीड से चलेगा। पहले चैप्टर पे ना 2-3 क्लासेस लग जाती हैं, आगे फिर एक ही क्लास में 2-2 3-3 चैप्टर भी कवर हो जाते हैं, वो काफी स्पीड से आगे काम चलता है। ठीक है, ओके। लॉजिकल स्ट्रक्चर्स हमने डिटेल से देख लीजिए जी। डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर टेबल स्पेसिस, टेबल स्पेसिस में सेगमेंट्स, टेबल स्पेसिस में डाटा फाइल्स, डाटा फाइल में सेगमेंट, सेगमेंट्स एक्सटेंट से मिलकर बनते हैं, एक्सटेंट्स डाटा ब्लॉक से मिलकर बनते हैं। और आपकी जो डाटा फाइल्स हैं ये तो इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, टेबल स्पेसिस में डाटा फाइल्स, फिर सेगमेंट्स, फिर एक्सटेंट्स, फिर ओरेकल ब्लॉक्स, ये तो हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। डाटा फाइल्स हैं उनकी स्टोरेज क्या हो सकती है, डाटा फाइल्स कहाँ पर रखी जा सकती है, कोई आइडिया है? हार्ड डिस्क पे। जैसे एक मशीन है उसमें 2 हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं, एक पे आपने ओएस किया हुआ है और ओरेकल का सॉफ्टवेयर किया, दूसरे पे आपने डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल, रीड लॉग फाइल सारी रख ली। ये लेट्स से विंडोज की मशीन है, तो क्या होगा, ये इन दोनों जो हार्ड ड्राइव्स हैं इसके ऊपर क्या फाइल सिस्टम क्या होगा, कौन सा फाइल सिस्टम हो सकता है? NTFS हो सकता है, फैट हो सकता है। ठीक है, अगर ये लाइनक्स होगी तो कौन सा होगा, ext3 होगा। ठीक है, ext2 ext3 होगा। तो यानी कि आपकी जो डाटा फाइल्स हैं वो रख सकते हैं आप फाइल सिस्टम के ऊपर। फाइल सिस्टम के ऊपर रखेंगे तो क्या क्या होगा, फाइल सिस्टम की में से रीड एंड राइट की रिक्वेस्ट कौन करता है, ओएस। ओएस का काम है फाइल सिस्टम में से रीड करना, फाइल सिस्टम के ऊपर राइट करना। ठीक है, अच्छा, फाइल सिस्टम के ऊपर अगर आप डाटा फाइल रखें तो थोड़ा सा इश्यूज ये होते हैं परफॉर्मेंस के भी और सिक्योरिटी के रीजंस के वाले से भी इश्यूज होते हैं आपके ना, फाइल सिस्टम पर रखें आप फाइल्स को। एक और ऑप्शन ये है कि आप डाटा फाइल्स को रॉ डिस्क के ऊपर भी रख सकते हैं। रॉ डिस्क कौन सी होती है, ऐसी डिस्क जो सिस्टम में लगी हुई हैं लेकिन वो फॉर्मेटेड नहीं है, उनको फॉर्मेट नहीं किया हुआ। डिस्क को फॉर्मेट करें तो क्या होता है, क्या होता है ये डाटा खत्म होता है। क्या होता है, फॉर्मेट करेंगे तो क्या होता है, डाटा डिस्क फाइल सिस्टम इंप्लीमेंट होता है। जब वो फॉर्मेट करते हैं ना, तो वो अगर आपने विंडोज में फॉर्मेट कर रहे हैं तो हो सकता है वो NTFS उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दें या FAT32 इंप्लीमेंट कर दें। लाइनक्स यूनिक्स में उसको फॉर्मेट करेंगे तो उसका फाइल सिस्टम इंप्लीमेंट कर देता है। फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि फाइल सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहा है उस डिस्क के ऊपर। ऐसी डिस्क जो फॉर्मेटेड ना हो, OS उसके ऊपर रीड राइट नहीं कर सकता। ठीक है ना, आप बगैर फॉर्मेट किए हुए डिस्क को एक ऐसी डिस्क लेके आए जो कभी भी फॉर्मेट नहीं हुई, रॉ डिस्क है, उसको रॉ कहते हैं। तो वो अगर आप उसके ऊपर डबल क्लिक करें एरर देता है कि उसको फॉर्मेट करो। तो आप डाटा फाइल्स को रॉ डिस्क के ऊपर भी रख सकते हैं। फायदा क्या होगा, आपके फाइल सिस्टम की एक लेयर खत्म हो जाएगी बीच में से, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो उसके लिए अनफॉर्मेटेड डिस्क चाहिए होती हैं आपको। देन आप जो है अपनी डाटा फाइल्स ASM पे भी रख सकते हैं। सर रॉ फॉर्मेट की भी है जो अनफॉर्मेटेड? हाँ ठीक, मेरी अपनी इन्वायरमेंट में मेरे पास यूनिक्स का सर्वर है, यूनिक्स का क्लस्टर है मेरे पास डेटाबेस का। तो उस पर हमारे पास जो डाटा फाइल्स हैं वो रॉ के ऊपर हैं, यानी कि हमने वो डिस्क बहुत सारी हमने एलोकेट की हुई हैं इन सर्वर्स को, उनको फॉर्मेट नहीं किया हुआ। ठीक है, और हार्ड डिस्क का एक हमें पता है कि पाथ है, एक नाम होता है, एक पाथ होता है। तो जब हम डाटा फाइल्स ऐड करते हैं तो वो सिंपली वो पाथ दे देते हैं, तो OS पे वो चीज़ नजर नहीं आती। तो कहने का मतलब वो किस तरीके से उसको राइट करती है या रिट्रीव करना? ओरेकल के कर्नल में ये फैसिलिटी है कि वो रॉ डिस्क के ऊपर डायरेक्ट IO कर सकता है। ओरेकल का जो अपना कर्नल है ना डेटाबेस का, उसमें ये फैसिलिटी है कि वो फाइल सिस्टम ना भी हो एक डिस्क के ऊपर, उसके ऊपर डाटा फाइल्स प्लेस कर सकता है और डाटा फाइल्स को रीड कर सकता है। ठीक है, तो रॉ डिस्क तो बहुत सारी जगहों पे यूज होती है, सिर्फ ओरेकल के लिए नहीं। आप अगर देखिएगा तो रॉ डिस्क आपकी बहुत सारी OS में भी बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी यूज हो सकती है। तो रॉ डिस्क के ऊपर डाटा रीड एंड राइट किया जा सकता है बगैर उसको फॉर्मेट किए, लेकिन वो OS पे माउंट नहीं हो सकती या OS पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकती। उनको एक्सेस किया जा सकता है लेकिन वो डायरेक्ट एक्सेस रीड राइट नहीं हो सकती, जैसे एक नॉर्मल पार्टीशन या एक नॉर्मल डिस्क हो सकती है। ठीक है, परफॉर्मेंस रॉ में बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, देन आप अपनी जो डाटा फाइल्स हैं लेकिन रॉ पे रखेंगे तो ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ क्या है, परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी लेकिन कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। रॉ को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। रॉ डिस्क को मैनेज करना, एक रॉ डिस्क के ऊपर एक ही डाटा फाइल हो सकती है। लेट आपने एक 10 GB की डाटा फाइल बनानी है तो आपको एक 10 GB की रॉ डिस्क बनानी पड़ेगी।
और एक दफ़ा आपने 10 GB की रॉ डिस्क बना ली, उसमें 5 GB की डाटा फाइल ऐड कर दी, तो वो डाटा फाइल एक्सटेंड नहीं हो सकती। तो आपने लेट्स से 100 डाटा फाइल रखनी है, तो आपको 100 रॉ डिस्क या 100 एक डिस्क के ऊपर 100 पार्टीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी, 100 पार्टीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी हर डाटा फाइल के लिए एक। तो मैनेजमेंट इश्यूज आ जाते हैं, नहीं तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, तो ट्रेड ऑफ है। अच्छा, फिर आपके पास है जी, ओरेकल ने अपना एक सोल्यूशन दिया ASM, ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट। बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट, इसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा, आगे पढ़ेंगे हम। तो आप अपनी डाटा फाइल्स को ASM पे रख सकते हैं। ASM आप इंप्लीमेंट करते हैं रॉ डिस्क के ऊपर, और उसके ऊपर ओरेकल अपना फाइल सिस्टम इंप्लीमेंट कर देता है। ये ओरेकल का समझ लें फाइल सिस्टम, ओरेकल ने अपना फाइल सिस्टम दे दिया है कि आप उसके ऊपर अपनी डाटा फाइल रखें, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो। तो आपकी डाटा फाइल्स क्या हो सकती हैं, फाइल सिस्टम पे हो सकती हैं, एक्सा डाटा ओरेकल का है, रॉ पे हो सकती हैं, ASM पे हो सकती हैं, NAS पे हो सकती हैं, SAN पे हो सकती हैं, NFS पे हो सकती हैं। सेगमेंट और एक्सटेंट पे फर्क है? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्क है। सेगमेंट क्या है, आपका एक टेबल एक सेगमेंट कहलाता है, और सेगमेंट को टेबल और सेगमेंट, सॉरी हाँ, टेबल और सेगमेंट। टेबल और सेगमेंट में ये फर्क है कि टेबल में कॉलम्स होते हैं, हम क्रिएट करते हैं क्रिएट टेबल से, टेबल उसमें कॉलम स्पेसिफाई करते हैं, और उसमें डाटा एंट्री करते वक्त हम टेबल स्पेसिफाई करते हैं। बैकएंड पे इस टेबल के लिए एक सेगमेंट ओरेकल क्रिएट करता है, जिसमें जाके वो डाटा स्टोर करता है। टेबल क्या है, वो डेफिनेशन है जस्ट कि टेबल का ये नाम है, उसमें ये कॉलम है, उनकी ये डाटा है, वो सिर्फ डेफिनेशन, और कुछ भी नहीं है। और एक्चुअली जो है वो उस टेबल के लिए ओरेकल एक सेगमेंट, ओरेकल समझ लें उसको जब हार्ड डिस्क के ऊपर क्रिएट करता है तो उसको एज अ सेगमेंट क्रिएट करता है, उसको स्पेस एलोकेट करता है। यानी ओरेकल टेबल को जब ट्रांसलेट करता है, हाँ, तो बैकएंड पे तो सेगमेंट में करता है, बिल्कुल ऐसे स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेगमेंट्स, एक्सटेंट्स एंड ब्लॉक। सेगमेंट्स क्या है जी, एग्जिस्ट करते हैं एक टेबल स्पेस में, हर टेबल के लिए एक सेगमेंट होता है, या एक टेबल के लिए मल्टीपल सेगमेंट्स भी हो सकते हैं, या हर इंडेक्स के लिए सेगमेंट्स होता है। सेगमेंट्स एक्सटेंट से मिलकर बनते हैं, एक्सटेंट्स ब्लॉक से, और जो ब्लॉक है वो OS के ब्लॉक से मिलकर बनते हैं। OS का ब्लॉक साइज नॉर्मली जो है वो 512 बाइट्स होता है, 512 बाइट्स होता है। तो ओरेकल का जो ब्लॉक साइज मिनिमम है वो 2 किलोबाइट होता है मिनिमम। तो आपका जो ओरेकल का ब्लॉक साइज है वो OS के ब्लॉक साइज का मल्टीपल है, यानी कि इसको OS के ब्लॉक साइज को मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो तब जाके 2 किलोबाइट बनता है। तो आपका रिकमेंडेड ये है कि आपका जो डेटाबेस का ब्लॉक साइज हो वो OS के ब्लॉक साइज का मल्टीपल होना चाहिए। टेबल स्पेसेस, दो तरह की टेबल स्पेसेस होती है, नॉर्मल टेबल स्पेसेस और बिग फाइल टेबल स्पेस। बिग फाइल टेबल स्पेस में एक ही डाटा फाइल हो सकती है और अप टू 128 टेराबाइट हो सकती है। नॉर्मल टेबल स्पेसेस में मल्टीपल डाटा फाइल्स हो सकती हैं। डाटा फाइल्स में आपके सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स को एक्सटेंट्स मिलते हैं, एक्सटेंट्स को आगे ब्लॉक्स मिलते हैं, जो भी आपका ब्लॉक पसंद है। बाइट फाइल आपकी डेटाबेस में दो मेजर जो मैंडेटरी टेबल स्पेसेस हैं वो बन जाती है, बहुत सारी और भी बनती हैं, लेकिन ये टेबल स्पेसेस ऐसी हैं जो कि क्रिटिकल हैं। सिस्टम और सिसऑक्स। सिस्टम टेबल स्पेस में आपकी सारी की सारी डाटा डिक्शनरी होती है, डाटाबेस का बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मेंटेन होती है। सिसऑक्स की टेबल स्पेस में आपकी इंटरप्राइज मैनेजर रिपोजिटरी होती है, जो आप वेब के थ्रू एक्सेस करते हैं ना, ब्राउजर के थ्रू के डाटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन आप माउस बेस भी कर सकते हैं, वो उसकी रिपोजिटरी सिसऑक्स की टेबल स्पेस में होती है। ये ऐसा छोड़ दिया फिलहाल मैंने। तो ये एक कंप्लीट डायग्राम है जी जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी। ठीक है, दैट्स इट। हाँ जी, पीमॉन क्या करता है?